अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं ही आइकन पे मेंशन कर रही हूँ, काइंडली विजिट कर लीजिएगा। आज हम पार्ट 3 में द न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को स्टडी करेंगे। चले आए कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियस को अक्सर सेल का कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है या फिर रिप्रोडक्शन है। न्यूक्लियस ज़्यादातर हमारे पास यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास बैक्टीरिया में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोइड रीजन होता है। न्यूक्लियस की शेप जो है मोस्टली स्फेरिकल या ओवल होती है और वो साइटोप्लाज्म के बीच में मौजूद होता है। अब इसमें हमारे पास जो एनिमल सेल होता है उसमें हमेशा ये सेंटर पे प्रेजेंट होगा, जबकि जो मैच्योर प्लांट का सेल है उसमें थोड़ा साइड पे होता है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कि लास्ट वीडियो हमने देखा था कि वो लार्ज साइज का प्रेजेंट होता है, जो मेजर डिफरेंस है हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल में। और जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि वो सेल की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। सेल के न्यूक्लियस की अब हम डायग्राम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे ऊपर है वो न्यूक्लियर कवर है, एनवेलप जिसे हम कहते हैं। उसके ऊपर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए वर्क करते हैं, और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोलिसिस प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर हम इसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, या फिर सेकेंड हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं। थर्ड इज क्रोमेटिन मटेरियल जिसे हम क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। फोर्थ इज न्यूक्लियोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सबको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस के आसपास होती है। न्यूक्लियस को वो साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए हेल्प आउट करती है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे हो सकते हैं, जिनके जरिए आरएनए, प्रोटीन या अदर जो भी मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जा सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है, कनेक्ट कर रही होती है, जिससे उसकी कम्युनिकेशन ये सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिव एक्सचेंज को हेल्प आउट करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर आ सकता है और कौन सा नहीं, तो वो सिलेक्टिवली सेलेक्ट करती है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सेप कहते हैं। ये फ्लूइड, इसमें एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आयंस होते हैं और डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है न्यूक्लियोलिसिस, जिसमें हमारे पास क्या बताया गया है कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस राउंड बॉडी होती है। इसमें राइबोसोम्स बनाने का ये काम करती है, जो कि राइबोसोम्स किस काम आते हैं? वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। देन वी हैव फोर्थ पार्ट, क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए, जिसमें सेल की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यही डीएनए हमारे पास डिसाइड कर रहा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे, उसमें कौन सा आई कलर होगा, कौन सी हाइट होगी, उसकी कितनी हाइट होगी, उसका हेयर कलर क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? डीएनए। इसीलिए डीएनए को हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। वो क्या करता है? वो हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियस आते हैं कि इसका क्या फंक्शन है कि वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और प्रोटीन को, और प्रोडक्शन कर रहा है प्रोटीन की किसके ज़रिए? जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए। देन वी हैव न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। इधर इनके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि यूकैरियोट्स के पास ट्रू
न्यूक्लियस होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो न्यूक्लियस है वो इनका जो डीएनए है वो सिंगल क्रोमोसोम्स होता है जो कि फ्रीली मूव कर रहा होता है साइटोप्लाज्म। चलिए कमेंट करें और मुझे बताएं कि कौन सा पार्ट न्यूक्लियस का राइबोसोम्स बनाता है। तो इसी के साथ आज हमने न्यूक्लियस को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।